हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ज्ञान कैफ़े में। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं 11th क्लास की पॉलिटिकल साइंस का पहला अध्याय, जिसका नाम है संविधान क्यों और कैसे। दोस्तों, इसमें हम जानेंगे कि संविधान क्या होता है, संविधान हमारे जीवन से कैसे संबंधित है और संविधान समाज को क्या देता है, भारतीय संविधान कैसा बना गया और संविधान समाज को क्या शक्तियाँ देता है और किस प्रकार से वो शक्तियों का बंटवारा करता है। तो आइए पहले देख लेते हैं कि संविधान है क्या। तो मित्रों, संविधान नियमों का वह समूह है या नियमों का वह दस्तावेज है जिसके अनुसार किसी देश का शासन चलाया जाता है। संविधान की हमारे लाइफ में क्या आवश्यकता है, हमारे जीवन में उसकी क्या आवश्यकता है, उससे क्या कार्य हैं, इस बात को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि अगर कोई चीज़ नहीं होती है, किसी चीज़ के अभाव में हमें उसकी वैल्यू का पता लगता है। तो कुछ समय के लिए ऐसा मान लेते हैं कि हम जिस समाज में रहते हैं उसमें कोई नियम नहीं है, अतः ये मान के चलते हैं कि हाँ अभी तक कोई संविधान लागू ही नहीं किया गया है, ऐसी कल्पना कर लेते हैं हम। और फिर हम भारत को देखने का प्रयास करते हैं। आप पाएंगे कि भारत के अंदर अनेक धर्मों के लोग रहते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी भी धर्म को नहीं मानते। इसके अलावा अनेक आधारों पर उनमें भिन्नता पाई जाती है, जैसे कुछ अमीर होते हैं, कुछ गरीब होते हैं, कुछ बूढ़े, कुछ जवान होते हैं, कुछ के व्यवसाय भी अलग होते हैं, सब अलग अलग व्यवसाय करते हैं। उनके सिनेमा से लेकर उनका शौक, हर चीज़ में भिन्नता पाई जाती है। और आप सोचिए कि ऐसे समाज में जहाँ इतनी भिन्नता पाई जाती हो, जहाँ इतने थिंकिंग वेराइटीज़ हो लोगों में, तो क्या वहाँ पर आपस में कोई विवाद ना हो, इसकी क्या गारंटी होगी। जैसे आप ये सोचिए कि जो उच्च जाति का लोग होगा या फिर जो उच्च वर्ग के लोग होंगे, तो इसकी क्या गारंटी है कि वो निम्न वर्गों के लोगों के साथ कोई भेदभाव नहीं करेंगे। तो आप पाएंगे कि विवादों का कई मुद्दे ऐसे होंगे जो विवाद के रूप में खड़े होंगे हमारे समाज में। तो इन्हीं विवादों को निपटाने के लिए कुछ ऐसे बुनियादी नियम होने चाहिए जिनका सभी लोग पालन करें। और ये ऐसे सिर्फ नियम ही नहीं होने चाहिए, बल्कि ये नियम अच्छी तरह से लागू भी होने चाहिए। अगर हम समाज की इन्हीं विभिन्नताओं को देखेंगे तो हमें ये मालूम होगा कि ऐसे समाज में शांति स्थापित करने के लिए कुछ ऐसे बुनियादी नियमों की आवश्यकता होती है जिन्हें सभी वर्गों के लोगों को या सभी समाज के सभी लोगों को पता होना चाहिए कि ये नियम क्या है और इनका पालन होना है। यदि ये नियम ठीक से लागू नहीं किए जाएंगे तो या फिर लोग इनका पालन नहीं करेंगे, तब भी समाज में शांति स्थापित नहीं हो सकती है। समाज में इन नियमों को लागू करने के लिए हमारी कार्यपालिका होती है। जहाँ समाज में इतनी भिन्नता पाई जाती हो, वहाँ ज़रूरी है कि कुछ ऐसे नियम, ऐसे कुछ बुनियादी नियम होने चाहिए जो समाज के सभी वर्गों को मालूम हो, वह उनका पालन भी करे। लेकिन कोई भी व्यक्ति या कोई भी नागरिक इतनी आसानी से उन नियमों को पालन करने के लिए बाध्य नहीं होगा। तो इसीलिए यहाँ आवश्यकता होती है न्यायालय की। तो न्यायालय जो है, जो व्यक्ति ऐसे बुनियादी नियमों का पालन नहीं करता है वो उनको दंडित करता है। तो इस प्रकार से हमें समझ में आता है कि जो संविधान का पहला काम है वो लोगों में, समाज के विभिन्न लोगों में शांति और विश्वास को बढ़ाना है, वह उनमें विश्वास स्थापित करना है। संविधान ऐसे नियमों का समूह है जिसके द्वारा किसी देश का, किसी राष्ट्र का शासन चलाया जाता है। लेकिन प्रश्न यहाँ पर यह उठना चाहिए कि ये बुनियादी नियम बनाता कौन है? क्या हम और आप बनाते हैं? कुछ समय के लिए ऐसा मान लेते हैं कि हम और आप दो अलग अलग राज्य के व्यक्ति हैं। आप अपने समाज की परिस्थितियों को देख के आपको लगेगा कि यहाँ पर ऐसे नियम होने चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम किसी दूसरे राज्य के व्यक्ति को उसकी अपनी सामाजिक परिस्थिति को देखते हुए लगेगा कि यहाँ पर ऐसे नियम होने चाहिए। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि हमारे में विवाद उत्पन्न हो जाएगा। हम दोनों ही क्या करेंगे कि अपने अपने नियम को सर्वश्रेष्ठ बताने का प्रयास करेंगे। लेकिन संविधान इस प्रकार से नहीं बना जा सकता। संविधान के लिए नियम कौन बनाए, इसका उत्तर भी संविधान ही देता है। और ये डिपेंड करता है कि वहाँ पर किस प्रकार का शासन चलाया जाता है। जैसे राजतंत्र में जो संविधान है या फिर जो नियम हैं वो उनको राजा बनाता है, जबकि पूर्व सोवियत संघ में, जो वर्तमान का रूस है, वहाँ पर जो संविधान यानी नियमों को बनाने का जो प्रक्रिया थी वो केवल एक ही दल को प्राप्त था। अगर आप प्राचीन यूनान की बात करेंगे तो वहाँ से प्रत्यक्ष रूप से लोगों को बुला लिया जाता था और उनसे कहा जाता था कि आप वोटिंग करें किसी नियम को लेकर। इस प्रकार से अलग अलग देशों में, अलग अलग राज्यों में संविधान बनाने की प्रक्रिया थोड़ी थोड़ी अलग है। लेकिन हम बात भारत की कर रहे हैं, तो भारत के अंदर जो संविधान निर्माण कार्य जनता करती है, लेकिन ये जनता इतना सरल रूप से इसमें भाग नहीं ले पाती है। जनता अपने द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि को
संसद में भेजती है और संविधान संसद को यह अधिकार देता है कि वह उसके लिए, जनता के लिए, अपने राज्य के लिए नियम संविधान बनाए। लेकिन संसद को नियम बनाने का अधिकार भी संविधान देता है। इस प्रकार संविधान का दूसरा काम यह हो गया कि इस बात को स्पष्ट करे कि उसके लिए समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास हो, और संविधान ही सरकार को निर्मित करती है। तो हमें पता चला कि लोकतंत्र में नियमों का निर्माण यानी संविधान का निर्माण जो है वो संसद करती है। लेकिन और वो जो संसद के लोग हैं, जो संसद के प्रतिनिधि हैं, जो संसद के सदस्य हैं, उनको हम लोग ही चुनते हैं। लेकिन कल्पना कीजिए, क्या हो जब संसद कुछ ऐसे कानून या ऐसे नियम बना दे जो बिल्कुल ही अनुचित हो। जैसे वो आपके कुछ विशेष रंग के वस्त्र पहनने पर रोक लगा दे, या आपको अपने धर्म का पालन करने से रोक दे, या आपको किसी दूसरे वर्ग के लोगों की सेवा में लगा डालें, या आपको किसी भी वक्त गिरफ्तार करने का अधिकार रखती हो। तो इस प्रकार के नियम जो समाज के लिए बिल्कुल ही अनुचित हो जाएंगे। तो संविधान का तीसरा काम यहाँ से यह निकलता है कि वो सरकार की शक्तियों को सीमित कर दे, जिससे सरकार खुद को भगवान न समझे बैठे। अब देखते हैं कि सरकार को सीमित करने का सबसे सरल तरीका क्या है, यानी सरकार को किस प्रकार से सीमित किया जा सकता है। तो सरकार को सीमित करने के लिए, सरकार की शक्तियों को सीमित करने के लिए वहाँ के नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार दिए जाते हैं। जैसे हम भारत के लोग हैं और हमें भी कुछ मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, और इन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन सरकार नहीं कर सकती है। इससे सरकार आपको मनमाने ढंग से गिरफ्तार नहीं कर सकती है। आपके पास स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार है, स्वतंत्र भाषण देने का अधिकार है। इसके अलावा और भी मौलिक अधिकार जो आपको प्राप्त है, जिनका उल्लंघन सरकार सामान्य परिस्थितियों में नहीं कर सकती है। हाँ, कुछ एक ऐसी परिस्थितियाँ होती है जिनमें आपके मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है, जो कि आपातकाल की स्थिति है। इसके बारे में हम चर्चा आगे आने वाले अध्यायों में करेंगे। हमने अभी तक सरकार की शक्तियों पर लग रही प्रतिबंधों के बारे में पढ़ा, लेकिन क्या आपको लगता है जिस भारतीय समाज में नाना प्रकार की असमानता पाई जाती हो, वहाँ पर केवल सरकार पर प्रतिबंध लगा देने से वो ठीक से काम कर पाएगी? अगर आप ध्यान से सोचिएगा वीडियो को पॉज करके, तो आपको लगेगा बिल्कुल नहीं। जहाँ पर इतनी भिन्नता पाई जाती हो, यहाँ ये बहुत ज़रूरी है कि सरकार को कुछ ऐसी शक्तियाँ भी प्राप्त हो जिससे वो समाज में शांति व्यवस्था को और जातिगत भेदभाव को ठीक प्रकार से समाप्त कर सके। इसका एक उदाहरण हमें दक्षिण अफ्रीका के संविधान से मिलता है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान में नस्लीय भेदभाव बहुत ही गहरी जड़ बना चुका था, और जब दक्षिण अफ्रीका का संविधान बनाया गया, तो उस वक्त संविधान ने सरकार को वह शक्ति प्रदान की जिससे वहाँ के नस्लीय भेदभाव को हटाया जा सके। ठीक इसी प्रकार संविधान निर्माण के निर्माताओं की इच्छा व आकांक्षा थी कि भारत के सभी नागरिकों को उनकी बेसिक ज़रूरतों का सामान, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान तथा शिक्षा की उच्चतम व्यवस्था हो। और इसी आकांक्षा और इसी इच्छा को प्राप्त करने के लिए संविधान ने भारतीय सरकार को, यानी किसी भी सरकार को, वह शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करता है जिससे वह अपनी आकांक्षाओं की और जनता कल्याण की लोकहित कार्य की पूर्ति कर सके। बात करते हैं एक राष्ट्र की बुनियादी पहचान की। संविधान के पहले, यानी नियमों के पहले, एक समूह में हम सब अनेक समूह में बटे हुए होते हैं। लेकिन संविधान के बनने के बाद जब किसी देश में संविधान लागू हो जाता है, तो उस देश के नागरिकों को एक राजनीतिक पहचान मिल जाती है, और इस पहचान का आधार भी अलग अलग हो सकता है। जैसे जर्मनी का जो निर्माण हुआ था वो जर्मन नस्ल पर हुआ था, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। भारत में अनेक धर्मों के लोग पाए जाते हैं, और इनके अंदर जो एक ही समानता पाई जाती है कि ये भारत के नागरिक हैं। तो भारत का नागरिक होना ये हमारी एक राजनीतिक और राष्ट्रीय पहचान बन जाती है। अब हम बात करेंगे कि संविधान का प्रचलन, यानी कोई संविधान किसी देश में कितना सफल हो सकता है या उसके असफल होने के क्या कारण हो सकते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि वर्तमान में ऐसे कौन कौन से संविधान हैं जो सबसे ज़्यादा सफल हैं। तो वर्तमान में जो सबसे ज़्यादा सफल संविधान है वो अफ्रीका, अमेरिका और भारत का है। इसके पीछे भी कारण है। इसके पीछे कारण यह है कि ये जो संविधान थे, इनके जो निर्माण में जिन लोगों ने हिस्सा लिया, वे सभी लोग, उन सभी लोगों पर जनता का अटूट विश्वास था, क्योंकि इन संविधानों को बनने में अनेक राष्ट्रीय आंदोलन, जो उस वक्त के नेता थे जिन्होंने इन संविधान की रचना की थी, ऐसे संविधानों की रचना की थी, उन लोगों पर जनता का अटूट विश्वास था। और इस जनता का अटूट विश्वास के जो कारण था वो राष्ट्रीय आंदोलन था। राष्ट्रीय आंदोलन में ऐसे नेताओं ने जनता का प्रतिनिधित्व किया, जनता को विश्वास दिलाया कि वो उनके लिए कार्य कर रहे हैं, और वह इस बात
इस बात को मनवाने में भी सफल हो गए कि वो जो संविधान निर्माण कर रहे हैं, वो जो नियम बना रहे हैं, वह उनकी व्यक्तिगत शक्तियों को नहीं बढ़ाएगा। दूसरी ओर हम बात कर लेते हैं नेपाल के संविधान की। दोस्तों, नेपाल का संविधान लगभग 5 बार से अधिक बन चुका है। सबसे पहली बार नेपाल का संविधान 1948, फिर 1951, 1959 और 1962, उसके बाद 1990 बना। यहाँ जो संविधान जो इतनी बार बन रहा है, इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि यह संविधान उनके द्वारा बनाया गया जिस पर जनता का विश्वास नहीं था, और जिस पर जनता का विश्वास नहीं होता है तो जनता उस संविधान को, उस ऐसे नियमों का पालन क्यों करेगी? तो इससे ये मालूम चलता है कि संविधान उस जगह निष्प्रभावी हो जाता है जहाँ जो प्रतिनिधि करते हैं वो जनता को अपने साथ लेकर चलने में सामर्थ्य नहीं होते हैं। नेपाल में राजतंत्र था और उसकी वजह से जो राजा अपनी मर्जी से नियम कानून बनाया करता था, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों में विद्रोह पैदा हो गया और वो इसके खिलाफ चले गए। 1990 के बाद एक ऐसा संविधान आया जिसमें बहुदलीय तंत्र प्रणाली की बात की गई थी, और यहाँ पर जनता ने एक नए प्रकार के संविधान की मांग की थी। इन संविधानों में नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जो था वो सबसे आगे थी एक नए संविधान की संरचना में। कुछ लोग ऐसे भी थे जो राजतंत्र को जड़ से ही खत्म कर देना चाहते थे, और कुछ ऐसे थे जो उसी तंत्र में, यानी राजतंत्र में राजा की भूमिका को सीमित कर देना चाहते थे। राजा को ये सारी बातें बिल्कुल पसंद नहीं थी, और राजा कभी कोई व्यक्ति अपनी शक्तियों को छोड़ना ही नहीं चाहता। राजा ने क्या किया कि 2002 में उन सारी शक्तियों को, उन सभी को दबाने का पूरा प्रयत्न किया और अंतिम शक्ति अपने हाथ में ले ली। संघर्ष बढ़ता रहा, अनेक आंदोलन हुए, और अंततः राजा को 2008 में जनता की मांगों के सामने झुकना पड़ा, और वहाँ नेपाल में पूरी तरह से राजतंत्र समाप्त हो गया। इसके बाद 2015 में नेपाल में एक नया संविधान लागू किया गया। इस सारी बातों से एक निष्कर्ष निकलता है कि संविधान सिर्फ उसी जगह सफल हो सकता है, या संविधान के सफल होने में यह बात बहुत ज़रूरी है कि संविधान बना कौन रहा है, वो नियम बना कौन रहा है जिन पर जनता पर लागू करना है। संविधान को सफल बनाने के लिए यह भी ज़रूरी है कि वह संविधान ने जो मौलिक अधिकार नागरिकों को दिए हैं, उनका सभी नागरिक, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी समूह का हो, वो सभी नागरिक उनके अपने मौलिक अधिकारों का समान रूप से लाभ उठा पाएँ। यदि कोई वर्ग या फिर संविधान किसी वर्ग को ज़्यादा अधिकार दे देगा या किसी वर्ग को कम अधिकार दे देगा, तो उस परिस्थिति में भी संविधान के असफल होने की संभावना बढ़ सकती है। अतः ये बहुत ज़रूरी है कि संविधान का लोग आदर करें, और इस आदर का जो आधार है वो ये रहे कि संविधान जो मौलिक अधिकार देता है वो सभी नागरिकों को समान रूप से लाभान्वित हो। इसके अलावा हम चर्चा करेंगे कि किसी भी संविधान को नष्ट करने के लिए क्या क्या चीज़ें ऐसी हो सकती है जिससे संविधान असफल हो सकता है या संविधान जो है नष्ट हो सकता है। तो यदि आप सोचिए, यदि संविधान किसी भी एक संस्था को अपनी सारी शक्तियाँ दे दे या कार्य करने की सारी शक्ति दे दे, तो क्या वह संस्था, इस बात की क्या गारंटी रहेगी कि वो संस्था हमेशा ही एकदम सही काम करेगी? तो यह ज़रूरी है कि संविधान जो है शक्तियों का बंटवारा कर दे। भारत में इन शक्तियों का बंटवारा कुछ इस प्रकार से है। भारत में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में शक्तियों का बंटवारा किया गया है। इसके अलावा अनेक इंस्टीट्यूशन हैं, अनेक संस्थाएं हैं जो स्वतंत्र, जैसे निर्वाचन आयोग। और इन शक्तियों के बंटवारे के पीछे यह है कि यदि कोई एक संस्था संविधान को नष्ट करने पर तुली हो तो दूसरी संस्था उसका बचाव करे, और इस प्रकार से संविधान जो है असफल होने से बच जाए। अब हम ये जानेंगे कि भारत का संविधान कैसे तैयार किया गया। तो भारत का संविधान बनाने के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल समिति ने एक मिशन भेजा था जिसका नाम था कैबिनेट मिशन, और इन्होंने जो योजना बनाई थी लगभग उसी आधार पर हमारे भारत का संविधान बनाया गया है। भारत के संविधान की शुरुआत जो हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 से हुई थी। और यहाँ ये बात गौर करने योग्य है कि ऐसे कौन से लोग थे जो संविधान सभा के सदस्य थे। तो उस वक्त 292 ब्रिटिश प्रांत थे जहाँ पर ब्रिटिशों का प्रत्यक्ष रूप से शासन था, तथा 93 देसी रियासतें थी, और इनका भी जो आधार है वो 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट के अनुसार दिया गया था। यानी 10 लाख पर एक सदस्य ही संविधान सभा में भाग ले सकता था, और इसी आधार पर 292 सदस्य जो थे वो ब्रिटिश प्रांत के थे और 93 जो सदस्य थे वो देसी रियासत के थे। तो जैसे हमने देखा कि पहला जो संविधान सभा की जो बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी,
जो कि एक अविभाजित भारत की मीटिंग थी, जहाँ पर भारत विभाजित नहीं हुआ था। मतलब यह है कि वर्तमान का पाकिस्तान उसमें शामिल था। अगली जो बैठक हुई वो 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। पहली बैठक में जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, और उसके बाद जो 11 दिसंबर 1946 को जो मीटिंग हुई थी उसमें जो एक स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे। इसके अलावा एक और बैठक हुई जो 3 जून 1947 को हुई थी, जिसमें से इनमें से उस वक्त ये प्रावधान आ चुका था कि पाकिस्तान एक अलग राष्ट्र बनेगा। तो इसलिए वहाँ पर जो संविधान सभा के सदस्यों की जो संख्या घटकर 299 रह गई थी। और जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, यानी 26 नवंबर 1949 को हमारा देश का संविधान बनकर तैयार हुआ था, और उस दिन संविधान सभा में केवल 284 सदस्य उपस्थित थे, और उन्हीं के हस्ताक्षर अभी तक संविधान में पाए गए हैं। संविधान को बनाने में जो 28% सदस्य थे वो अनुसूचित जनजाति के थे, तथा लगभग 166 दिनों की इसमें बैठकें हुई थी। इनमें जो 82% सीटें थी वो कांग्रेस की थी। और इसके अलावा आप ये जानेंगे कि कांग्रेस उस वक्त एक विचारधारा की लोगों की समिति नहीं थी, मतलब पार्टी नहीं थी। उस वक्त अनेक विचारधाराओं के लोग उसमें पाए जाते थे। आप देखेंगे कि जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर तथा गांधी जी, ये सभी संविधान सभा के अनेक कमेटियों के अध्यक्ष थे, और इनके विचारों में अनेक भिन्नता पाई जाती थी। क्योंकि भीमराव अंबेडकर जी गांधी जी और कांग्रेस को पसंद नहीं करते थे। उनको लगता था कि गांधी जी और कांग्रेस ने अनुसूचित जनजातियों का उत्थान करने में पर्याप्त भूमिका नहीं निभाई है। और जिस वक्त हमारा भारत की संविधान की रूपरेखा तैयार हो रही थी, जब भारत का संविधान की बैठकें हो रही थी, उस वक्त भारत का जो सूरत हाल था, यानी उस वक्त की परिस्थितियां देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्योंकि वहाँ अनेक प्रकार की हिंसा चल रही थी, क्योंकि भारत पाकिस्तान के विभाजन के समय अनेकों हिंसा हुई थी ये आप लोगों को पता ही होगा। तो इस ऐसी परिस्थितियों में भारत के संविधान के निर्माण करने में जिन लोगों ने ऐसी भूमिका निभाई वो प्रशंसनीय है। भारत के संविधान को बनने में लगभग 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। लेकिन संविधान, किसी भी देश का संविधान जो होता है वो केवल अपने संविधान सभा के बूते ही खड़ा नहीं होता या नहीं बनता है। हमारे भारत के संविधान के निर्माताओं ने जो विश्व भर के संविधान को पढ़ा, उनके बारे में जाना, और उन्होंने जिस संविधान में जो चीज़ें अच्छी थी उसको हमारे संविधान में अपनाया। और उन्होंने इस संकुचित दृष्टिकोण का विरोध किया कि यदि हम उस चीज़ों को, उन नियमों को अपनाएंगे तो इससे लोग हमें नकलची कहेंगे। इस संकुचित दृष्टिकोण को त्याग कर ही हम एक ऐसे और बेहतर संविधान तक पहुंच पाए हैं। और ये भारत का सौभाग्य ही था, जिसकी वजह से हमें आज इस प्रकार का संविधान मिला है। हमें आपको जानकर खुशी होगी कि हमारे भारत का संविधान जो है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। लेकिन यदि प्रश्न ये आया कि सबसे पहला लिखित संविधान किसका है, तो वो अमेरिका का है। अब कुछ बातें ऐसे थी जो बताना चाहता हूँ मैं आपको कि हमारे देश के संविधान में हमने किससे क्या क्या लिया है। मैं कुछ उदाहरण देता हूँ, बाकी आप पुस्तक से पढ़िएगा। ऐसे हमने अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिए थे, आयरलैंड के संविधान से हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए थे, तथा ब्रिटेन के संविधान से हमने संस्थात्मक नीति और कानून बनाने की प्रक्रिया को अपनाया था। आशा है मुझे कि आप लोगों को ये अध्याय अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और यदि आपने इसको पूरी तरह से सुना है तो जो आपके स्क्रीन पर आ रहे प्रश्नों के उत्तर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए और बताइए। नमस्कार।